Hello everyone, welcome to EduMaths Academy and you're watching the newspaper analysis from the Hindu newspaper and it's from the 5th September 2024. So let's get started. दोस्तों ये हमारे जनरल स्टडीज़ 2 पेपर से रिलेवेंट रहेगा एंड फ्रॉम गवर्नेंस वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के बजट एलोकेशंस के बारे में और कैसे ये हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली स्टेट लेवल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट एलोकेट करती है, लेकिन आउटकम स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। भारत सरकार ने यूनियन बजट में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स CSS के लिए काफ़ी फंड्स एलोकेट किए हैं। ये स्कीम्स ऐसी होती है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों की जिम्मेदारी होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ 2 मेजर सेंट्रल स्कीम्स हैं। पहला PMABHIM प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और दूसरा है HRHME ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। अब जानते हैं गोल्स ऑफ PMABHIM। यहाँ जो PMABHIM है उसका प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ये स्कीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश कर रही है और ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को डेवलप कर रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और नए मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्लान भी शामिल है ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी दूर की जा सके। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से फंड यूटिलाइजेशन में काफ़ी कमी देखी गई है। PMABHIM का एलोकेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन 2022-23 में सिर्फ 20% फंड्स का इस्तेमाल किया गया। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से स्टेट्स टाइमली तरीके से फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और पेपर वर्क की वजह से स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है। एक और बड़ी समस्या है मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी शॉर्टेज। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में 30% टीचिंग फैकल्टी की पोजीशंस अभी भी खाली है। रूरल एरियाज़ में तो डॉक्टर्स की कमी काफ़ी ज़्यादा है। आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद से ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। रिकरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि PMABHIM और HRHME जैसे स्कीम्स इफ़ेक्टिव बन सके। अगर हमको हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों ये न्यूज़ हमारे जनरल स्टडीज़ 2 पेपर से रिलेवेंट रहेगा एंड फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस से रिलेवेंट रहेगा। दोस्तों यहाँ हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट के बारे में जो शेड्यूल कास्ट के सब क्लासिफिकेशन के ऊपर है। ये डिसीजन एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है और इस जजमेंट का ताल्लुक डॉक्टर BR अम्बेडकर के आइडियल से है जो हमारे समाज में सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एससीज के बीच सब क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है अलग अलग कास्ट के अंदर जो डिस्पैरिटीज़ है उनको एड्रेस करना। ये डिसीजन डॉक्टर अंबेडकर के विजन से मिलता है, जहां उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा डिप्राइव सेक्शंस को स्पेशल अटेंशंस देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो रिसोर्सेज एससीज के लिए एलोकेट किए गए हैं उसमें से 60% रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना ज़रूरी है। ये रिसोर्सेज उन डिप्राइव सेक्शंस को टारगेट करने के लिए है जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एक कंसर्न जो सामने आई है वो ये है कि सब क्लासिफिकेशन दलित मूवमेंट को फ्रैगमेंट कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अलग अलग जातियों को क्लासिफाई करने से यूनिटी टूट सकती है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये डिसीजन एक्चुअली इंटरनल इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए मदद करेगा। इस जजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अलग अलग एससीज के अंदर जो जातिज़ हैं उनकी रियलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट होती है।
हर जाति के लोग अलग लेवल का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इसलिए उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होनी चाहिए। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स जैसे मांग कास्ट और मदिगा डंडोरा मूवमेंट को साइट किया गया है। इन एग्जाम्पल से ये दिखा गया है कि कैसे अलग अलग दलित सब ग्रुप्स के अलग अलग नीड्स होते हैं और एक ही तरीके से सबको ट्रीट करने से फ़ायदा नहीं होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि ये जजमेंट दलित पॉलिटिक्स में यूनिटी को कम कर सकता है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक ज़रूरी स्टेप है ताकि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस को एंश्योर किया जा सके। आखिर में कोर्ट का कहना है कि अगर हमको एससीज के अंदर के डिस्पैरिटीज़ को जेन्युइनली एड्रेस करना है तो हमें उनकी यूनिक रियलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा। इसलिए ये सब क्लासिफिकेशन एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ये न्यूज़ रेलिवेंट रहेगा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम जनरल स्टडीज़ 3 से रेलिवेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की एक नई रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने लेबर इनकम को अफेक्ट किया है। ये रिपोर्ट सितंबर 2024 में रिलीज़ हुई है और ये इनइक्वालिटी के बढ़ते हुए ट्रेंड को हाईलाइट करती है। ILO की रिपोर्ट कहते हैं कि 36 कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस स्पेशली AI की वजह से लेबर इनकम का शेयर कम हुआ है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन इसका फ़ायदा सब वर्कर्स तक नहीं पहुंचा। पेंडेमिक के दौरान स्पेशली 2020 से लेके 2022 के बीच सिचुएशन और भी ख़राब हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से 40% डिक्लाइन इन लेबर इनकम कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे हुआ। ILO का कहना है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रेस्पॉन्स नहीं आता तो वेजेस और कम होती जाएंगी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का फ़ायदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एक और पॉइंट ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs अचीव करने में भी स्लो प्रोग्रेस देख रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमिक इक्वलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के एरियाज़ में। ILO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सेलेस्टी ड्रेक ने कहा है कि हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके और वर्कर्स के राइट्स को स्ट्रेंथन कर सकें। आज के टाइम में जब AI और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें इंश्योर करना होगा कि इसका फ़ायदा सिर्फ सिलेक्ट लोगों को नहीं बल्कि सभी वर्कर्स को मिले। इसके लिए पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये रहा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आशा करता हूँ इस न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।